इस तरह की जो ग्लोबल लेवल पर जो घटनाएं हो रही हैं, जो वैश्विक घटनाएं हो रही हैं, भारत पर उसका कैसा असर हो रहा है? ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो आज की डिप्लोमेसी जो है चीन और अमेरिका के साथ, ये इतना आसान नहीं है। डॉलर जब तक ये इसको कमज़ोर नहीं किया जाएगा, 4% आबादी दुनिया के 96% का शोषण करती है। अमेरिका सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे की देखता है, वो आपका दोस्त या दुश्मन नहीं है। वो बेसिकली बिजनेस इंटरेस्ट उसका जहां बेटर सर्व होगा वहां वो जाएगा। और आज की डेट में जिस तरह से टैरिफ लगाया गया है, जिस तरह से अमेरिका का बर्ताव इंडिया के साथ रहा है, तो इंडिया को भी ये रियलाइजेशन हो गई। ट्रंप के साथ एक जो सबसे बड़ी समस्या ये है कि जिस तरह से एक विश्व की महाशक्ति के मुखिया को जिस तरह का धीर गंभीर होना चाहिए था, वो शायद उनमें नहीं आ पाया है। भारत की नीति बिल्कुल ठीक है और भारत अगर अपने चीन के साथ संबंध अच्छे होने चाहिए, लेकिन सतर्कता के साथ। तो ऐसी परिस्थिति में भारत जो कदम उठा रहा है वो नाजुक दौर में उठाए जाने वाले वो कदम है जो कूटनीतिक दृष्टि से बड़े ही आवश्यक हैं। ये ऐसा खेल है जिसमें अगर सावधानी से नहीं खेला गया तो हमारा लंबे समय का नुकसान भी हो सकता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खबरों के खिलाड़ी, आपका पसंदीदा कार्यक्रम, डिजिटल की दुनिया का नंबर 1 प्रोग्राम। अगर आप देखिए तो पिछले कुछ दिनों से कुछ वैश्विक घटनाएं ऐसी हो रही हैं जिसके केंद्र में भारत नजर आता है। शायद इसलिए हम इस चर्चा को भी आज खबरों के खिलाड़ी का हिस्सा बना रहे हैं। आप देखिए कि इस महीने के अंत में प्रधानमंत्री मोदी चीन जा रहे हैं, जयशंकर भी चीन जाने वाले हैं, चीन के विदेश मंत्री भी भारत आने वाले हैं। इस साल के अंत में पुतिन भारत का दौरा करने वाले हैं। इसके बाद अगर आप देखिए तो लगातार ट्रंप के टैरिफ पर जो एक वैश्विक दबाव है वो भी भारत के ऊपर दिखाई पड़ रहा है। हालांकि भारत झुक नहीं रहा है। इस तरह की जो ग्लोबल लेवल पर जो घटनाएं हो रही हैं, जो वैश्विक घटनाएं हो रही हैं, भारत पर उसका कैसा असर हो रहा है और पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान जो लगातार परमाणु हमले की बात कर रहा है, उसको लेकर भारत का कैसा एटीट्यूड है, भारत की कैसी प्रतिक्रिया है, ये सब अंतर्राष्ट्रीय स्तर की वो सारी खबरें समेटे हुए आज हम बात करेंगे। भारत इसमें कहाँ दिखाई पड़ता है और भारत की स्ट्रैटेजी क्या है, भारत की वैश्विक नीति क्या है, इसी पर आज खबरों के खिलाड़ी की चर्चा होगी। वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह जी हमारे साथ हैं। बहुत दिनों बाद पूर्णिमा त्रिपाठी जी आई हैं कार्यक्रम में, बहुत स्वागत मैम। अनुराग वर्मा जी हैं, ये भी बहुत दिनों बाद दिखाई पड़ रहे हैं। विनोद अग्निहोत्री जी सलाहकार संपादक और जयदीप कर्णिक जी अमर उजाला डिजिटल के संपादक हमारे साथ है। अवधेश कुमार अब से थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। रामकृपाल सर, जिस तरीके की वैश्विक स्थिति में इस वक्त भारत दिखाई पड़ रहा है, चौतरफा एक तरीके से कह लीजिए कि उसको स्ट्रैटेजी करनी है, उसको प्लानिंग करनी है। चीन से जिस तरीके के संबंधों की बात हम करते रहे हमेशा से, 7 साल बाद एससीओ की मीटिंग के लिए चीन की ज़मीन पर प्रधानमंत्री जाएंगे, गलवान के बाद ये पहला दौरा होगा। इस समय जो ट्रंप का टैरिफ है या जो भारत के ऊपर दबाव है, क्या आप ऐसा समझते हैं कि चीन से सतर्कता के साथ संबंध बेहतर करने की आवश्यकता है और भारत यही कर रहा है? देखिए, पहली बात तो मैं मानता हूँ कि जो भी बदलाव होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है, किसी व्यक्ति के चलते बहुत नहीं होता। जो फंडामेंटल चेंजेस होते हैं वो टोटली सोशियो इकोनॉमिक जो कंडीशन होती है उसके चलते होते हैं। तो जिस स्थिति में आज हम हैं, मैं विज्ञान का एक छोटा सा चीज़ कहता हूँ। जैसे पानी को आप गर्म करते हैं, पानी धीरे 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 गर्म होता है, 99 डिग्री तक वो पानी ही रहेगा। सडनली 100 डिग्री पर भाप बनता है। तो दो चीज़ें होती हैं, क्वांटिटेटिव चेंज एंड क्वालिटेटिव चेंज। क्वालिटेटिव चेंज दिखता है, क्वांटिटेटिव चेंज लोग सोचते हैं पानी है, पानी ही है। हम आज की जिस अवस्था में हैं वहाँ पे एक दुनिया के क्वालिटेटिव चेंज से गुजर रही है। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद से अब तक, सेकेंड वर्ल्ड वार में पूरा यूरोप बर्बाद हो चुका था। सेकेंड वर्ल्ड वार से लेकर के अब तक सिर्फ यूरोप और यूनाइटेड स्टेट्स, जिससे आप कह लीजिए कि ज़्यादातर एक वर्चस्व रहा इन लोगों का और पूरी प्रगति, क्योंकि बाकी दुनिया पिछड़ी हुई थी। रॉ मटेरियल, चाहे चिली से साल्वाडोर आलेंदे को हत्या कर दी गई क्योंकि उन्होंने
तांबे की खानों का राष्ट्रीयकरण किया था। तो कुल मिलाकर, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, टेक्नोलॉजी किसी की बपौती नहीं है। आप टेक्नोलॉजी आपने ईजाद की, प्रोडक्ट आप बनाएंगे, प्रोडक्ट आप रख नहीं सकते, प्रोडक्ट जाएगा तो रिवर्स इंजीनियरिंग करके दुनिया में फैलेगी। आज की तारीख में 4% की आबादी वाला एक मुल्क 96% को डिक्टेट करना चाहता है, अमेरिका, जो असंभव है। 4.2% पॉपुलेशन है यूएस की। अब धीरे धीरे क्या है कि जो उसके अंदर यूरोप उसका दास था, पूरी दुनिया थी, अब वो दरक रहा है। और दरक इसलिए रहा है कि ऑब्जेक्टिव कंडीशंस, आज हम 6.5% जीडीपी से ग्रोथ कर रहे हैं, सडनली नहीं हो रहा है। आईएमएफ और ये लोग कह रहे हैं कि हिंदुस्तान आने वाले समय में, आज की तारीख में एक वो अमेरिकी उसने कहा है कि फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और आप इसको रोक नहीं सकते हो। ये किसी व्यक्ति के नाते नहीं रुकेगा हमारा विकास। अब क्या है कि जो अब तक जिसका प्रभुत्व रहा है, जब वो खिसकने लगता है तो वो हाथ पैर मारता है। अभी अभी ट्रंप ने कह दिया है कि पुतिन अगर नहीं मानते हैं तो भयानक होगा। तो जो आज की तारीख में हम इतने अनसर्टन वर्ल्ड में रह रहे हैं, मैं 72 साल 73 साल की अपनी अवस्था में इतना बड़ा क्वालिटेटिव चेंज होते नहीं देखा था। अब वो इतना अनसर्टन सा है कि एक बात तय जान लीजिए कि अब यूनिपोलर या बाईपोलर वर्ल्ड अब खत्म हो चुका है और आने वाला समय अब बिल्कुल डिफरेंट होगा। इसमें बहुत सारी टैक्टिक्स चलेंगी, बहुत सारे। अब देखिए, कल तक ये होता था, हम ही लोग मानते थे कि चाइना हमारा इतना बड़ा दुश्मन है, फलाना है। आज RIC की जब बात चल रही है तो हम भी दबे वो हैं। तो मेरा ये कहना है कि ये परमानेंट दोस्त और दुश्मनी ये व्यक्ति की चाहत नहीं होती, ये ऑब्जेक्टिव कंडीशंस उसको मजबूर करती हैं। ट्रंप भी जो आज कर रहे हैं उसकी जगह पे कोई आता, आप ये भूल मत जाइए कि ट्रंप के आने के पहले बांग्लादेश में जो कुछ हुआ था उसमें भी अमेरिका का हाथ था, उसमें अमेरिका। और उसके पीछे सिर्फ यही था कि भारत में कुछ ऐसा उपद्रव हो, यहाँ की हो, ताकि यहाँ पर चाइनीज़ कंपनियां ना आए, बाकी और कंपनियां ना आए, यूरोप की जो कंपनियां हैं वो भारत को गढ़ ना बनाएं। और ये तो आपको पता ही है, जीतने से पहले भी लोगों ने क्या क्या नहीं कहा। ट्रंप के ज़माने में भी ओबामा तक ने कहा था, याद है आपको, कि भारतीय जो हैं वो बहुत बड़ा खतरा है, ब्रेन उनका जो है जिस तरह से है, हाँ। याद कीजिए। बिल्कुल। तो ये कंटिन्यूटी है। अब इसलिए मैं कह रहा हूँ कि देखिए, कोई परमानेंट दोस्त दुश्मन नहीं है। हमारा भी कंपल्सन है कि हम अपना जो हमको जो रास्ता सुगम दिखेगा, जहाँ विरासत और विकास, हम दोनों को अपना अक्षुण रखते हुए चल सकते हैं। जो इसमें हमारी मदद करेगा वो हमारा दोस्त है, जो नहीं करेगा वो हमारा दुश्मन है। इसलिए क्योंकि देखिए, अभी आसिफ मुनीर ने क्या कहा है जाकर के अमेरिका में, कि हम आधी दुनिया को अपने साथ ख़त्म कर देंगे। अब आधी दुनिया क्या है? आधी दुनिया उत्तर की है या दक्षिण की है, यही है ना। चाइना, भारत, रसिया, ब्राज़ील को जोड़ लीजिए तो हम आधी दुनिया है। आधी दुनिया। तो सवाल इस बात का है, या अगर हम साउथ ग्लोबल जिसको कह लीजिए, नॉर्थ ग्लोबल, किसके लिए बात कर रहा है? तो मैं ये कह रहा हूँ कि आज की तारीख में अभी इतनी जल्दबाजी में है, चाइना कैसे पाकिस्तान को छोड़ देगा, हम कैसे उसका दामन पकड़ लेंगे। लेकिन एक मजबूरी है, डॉलर जब तक ये इसको कमज़ोर नहीं किया जाएगा, 4% आबादी दुनिया के 96% का शोषण करती है। बिल्कुल ठीक है। और शायद जैसा कि मैं समझ पाई कि भारत के बढ़ते स्तर को, बढ़ती स्थिति को देखते हुए शायद अड़ंगा लगाने की कोशिश दूसरे देश कर रहे हैं। मैं थोड़ा सरकारों को इन्वॉल्व करना चाहती हूँ, उस पर आप नज़र डालें। जब संयुक्त राष्ट्र के मंच पर जब देश सारे इकट्ठा होते हैं, या यूँ समझें कि 90s के बाद की अगर बात करें तो USSR का जब विघटन हो गया पूरी तरह से, हम हमेशा रशिया के तरफ ही हमारा झुकाव रहा है, हमारी जो सरकारें रही हैं उसका झुकाव रहा है। पर क्या आप ऐसा महसूस करती हैं कि 14 के बाद से हमने थोड़ा सा झुकाव अमेरिका के प्रति किया, जब उस संबंध में हमें इस तरीके के धोखे, टैरिफ और इस तरीके की चीज़ें मिलेंगी, तो अब हम वापस, हमें एक बार सोचने की ज़रूरत है उन रिश्तों पर, उन अपने सगे दोस्तों पर? देखिए, जो वर्ल्ड इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं वो करेंट स्ट्रैटेजिक पोजीशंस के हिसाब से तय किए जाते हैं।
जिस जमाने में हम रशिया के क्लोज हुआ करते थे, एक वैचारिक दृष्टि से भी दूसरी सरकार यहाँ थी जिसकी कि विचारधारा प्रो रशिया नहीं, प्रो यूएसएसआर जो फिलॉसफी है, प्रो लेफ्ट फिलॉसफी है, उससे मेल खाती थी। और इसलिए सैद्धांतिक और स्ट्रेटेजिकली हमने रशिया को अपना दोस्त माना। रशिया ने हमारे साथ दोस्ती भी निभाई है, इसका भी बहुत लंबा इतिहास आज भी निभा रहा है, इसका भी लंबा इतिहास रहा है। अमेरिका पूरी तरह से कैपिटलिस्ट सोसाइटी शुरू से थी, और वो कैपिटलिस्ट सोसाइटी, बिल्कुल प्योर कैपिटलिस्ट सोसाइटी, हमारा देश जिस वक्त आज़ाद हुआ हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे बनना। तो एक मिला जुला रास्ता अपनाया गया। स्ट्रैटेजी के वाइज अमेरिका से भी रिश्ते जितने सुधर सकते थे सुधारते हुए, रशिया पे हमने डिपेंडेंस अपनी, यूएसएसआर पे डिपेंडेंस अपनी ज़्यादा रखी, और धीरे धीरे एक हमारी इमेज बन गई कि हम रशिया के दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं, हाँ। अच्छे दोस्त हैं। 14 के बाद से ये क्वालिटेटिव चेंज आया है, इसमें कोई दो मत नहीं है। अमेरिका की तरफ हमारा झुकाव बढ़ा है। उसकी एक वजह ये भी है कि उस समय का रशिया और आज का रशिया, यूएसएसआर में और रशिया में बहुत फर्क है। और जो आज का रशिया है वो हमारे जो ग्लोबल हमारा जो सिनेरियो है उसमें सिर्फ एक उस देश से हमारा काम नहीं चलेगा, हमें नए दोस्त ढूंढने होंगे, नए दोस्त बनाने होंगे। और उस हिसाब से हमने इजराइल से भी दोस्ती बढ़ाई, उस हिसाब से अमेरिका से भी दोस्ती बढ़ाई। अमेरिका तो दोस्त दुश्मन हॉट एंड कोल्ड हमारा रहा है हमेशा से। तो क्लोजनेस दिखाई दी जब मोदी जी सत्ता में आए, और एक बहुत ज़्यादा जो गर्मजोशी वाला एक रिश्ता था वो दिखाई दिया। सब ये मान के चल रहे थे कि अमेरिका किसी भी कंडीशन में हमारे साथ खड़ा होगा, हम सब मान के चल रहे थे। अब की बार ट्रम्प सरकार और हाउडी मोदी और ये सब जो हो रहे थे, हमें यही लग रहा था कि शायद जो यूएसएसआर की जगह खाली हुई थी उसको अमेरिका हमारे फेवर में भरेगा। लेकिन अब जाके ये क्लियर हुआ है कि अमेरिका सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे की देखता है, वो आपका दोस्त या दुश्मन नहीं है। वो बेसिकली बिजनेस इंटरेस्ट उसका जहाँ बेटर सर्व होगा वहाँ वो जाएगा। और आज की डेट में जिस तरह से टैरिफ लगाया गया है, जिस तरह से अमेरिका का बर्ताव इंडिया के साथ रहा है, तो इंडिया को भी ये रियलाइजेशन हो गई, देर से ही सही ये रियलाइजेशन हो गई है, और उसने फिर से रिश्तों में एक बैलेंस ढूंढना शुरू कर दिया है। चाइना की जहाँ तक बात है, देखिए चाइना हमारा बहुत मजबूत, बहुत स्ट्रांग पड़ोसी है, हम उससे दुश्मनी लेना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ये बात हर किसी को समझनी पड़ेगी। बिल्कुल एक जैसे हम पाकिस्तान को धमका सकते हैं, चाइना को धमका के हमारा गुजारा नहीं हो सकता है, ये आज की कड़वी सच्चाई है। तो चाइना से भी पोस्ट 62, पोस्ट नेहरू जो हमारे रिश्ते रहे हैं, धीरे धीरे हम उसमें भी चेक एंड बैलेंसेस के साथ हमने रिश्ता बना के रखा है। चाइना और इंडिया का रिश्ता वैसे ही है कि आप किसी को, दो लोग एक दूसरे को हक कर रहे हैं और कनखी से देख भी रहे हैं कि आगे पीछे कोई खंजर लिए तो नहीं खड़ा है। तो चाइना और इंडिया का रिश्ता हमेशा से वैसा ही रहा है और रहेगा आगे, उसी में बुद्धिमानी है। चाइना को इंडिया का एक मार्केट है। आज देख लीजिए हमारे इंडियन बाजार में कोई भी सामान आप उठा के देख लीजिए, वो चाइनीज़ आपको दिखाई देगा। यहाँ तक कि हमारे लक्ष्मी गणेश भी आपको चाइनीज़ बने हुए दिखाई देते हैं, मेड इन चाइना होते हैं। चाइना इंडिया से ओपन दुश्मनी अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो दोनों तरफ से यही है कि एक अपने आप को कॉशियस रखते हुए दोस्ती का हाथ बढ़ाया जाए। अमेरिका की जहाँ तक बात है, अमेरिका पाकिस्तान को अपनी कठपुतली मानता है, हमेशा से उसको अपने हिसाब से नचाता रहा है, और आज वो आज भी अमेरिका में वो चाह रहा है कि टोटल कंट्रोल हो, वहाँ की जो भी सरकार रहे, वहाँ जो भी कंट्रोल में रहे, सेना रहे चाहे सिविलियन गवर्नमेंट रहे, वो उसके इशारों पर नाचे। इसलिए ट्रंप को ये सूट करता है कि वो पाकिस्तान को अपने साथ मिला के रखें। बार बार मुनीर को बुला के लंच कराने का, मुनीर की तारीफ, शहबाज शरीफ की तारीफ करने का यही मकसद है उनका। इंडिया को उन्होंने झुकाने की कोशिश की, सबको लगा कि ट्रंप को भी लगा होगा कि इंडिया को प्रेशराइज कर सकते हैं,
क्योंकि मोदी जी बहुत उनकी तरफ झुके हुए वार्म थे। थे, झुके हुए थे। उसमें उसने गलती कर दी इंडिया को असेस करने में। मोदी जी झुके हुए जरूर रहे होंगे, लेकिन जब नेशनल इंटरेस्ट की बात होती है तो मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि मोदी जी ने बहुत अच्छा स्टैंड इंडिया के इंटरेस्ट में लिया है और एकदम से उस प्रेशर के आगे उन्होंने वो नहीं किया है। तो अब अमेरिका को समझ में आ गया कि चाहे सरकार जो भी हो, इंडिया को वो अपनी कठपुतली नहीं बना सकते हैं। तो अमेरिका का रुख भी अब उसी हिसाब से कड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। इंडिया अब नए दोस्तों को तलाशने की कोशिश कर रहा है। रशिया तो पुराना दोस्त था ही, उस रिश्ते में जो ठंडक आ गई थी हम उसको वापस से रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं कि उसमें गर्माहट आ जाए। चाइना से अपना हम कॉशियस अप्रोच लेते हुए चाह रहे हैं कि रिश्ता हमारा इतना ना बिगड़ जाए कि बिल्कुल पड़ोस हमारा बिल्कुल दुश्मन हो जाए और इतना मजबूत, इतना बड़ा पड़ोसी दुश्मन हो जाए। ठीक है। तो ये सब देखते हुए मुझे लग रहा है कि एक पूरी वैश्विक ग्लोबल जो कंपार्टमेंटलाइजेशन होती है उसमें बहुत उथल पुथल मची हुई है और दो ब्लॉक इसमें बनेंगे, जिसमें कि एक ब्लॉक में तो अमेरिका प्रीडोमिनेंट रहेगा, दूसरे में मुझे लग रहा है कि रशिया, इंडिया, चाइना प्रीडोमिनेंट रहेंगे। RIC की बात जो रामकृपाल सर कह रहे थे, 90 के बाद अनुराग सर जब पूरी दुनिया बदली, LPG फॉर्मूले पर दुनिया गई, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण के पास हम गए, तो सभी विश्व के जो सभी देश थे उनकी अपनी स्वतंत्रता थी। आप कोई भी मार्केट हो, कोई भी बाजार हो, कहीं भी अपना सामान बेच सकते हैं, किसी से भी सामान खरीद सकते हैं। बट अगर पिछले 10-12 सालों में अगर देखें तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी ये मार्केट फॉर्मूले से ही अब विदेश नीति चलने लगी। शायद इसीलिए जो RIC की बात आप दोनों कह रहे थे कि RIC को अब एक पैरेलल पिलर की तरह तैयार करने की कोशिश है और इसलिए प्रधानमंत्री मोदी या विदेश मंत्रालय ये चाहता है कि चाइना से अब संबंध जो है वो बैलेंस वाले हों, ताकि वो RIC का जो पिलर है वो मजबूत दिखाई पड़े। देखिए, एक चीज़ तो स्पष्ट है, इस समय जो है जो भारत की स्थिति है वो एक चीज़ एकदम क्लियर है कि भारत किसी दबाव में नहीं है। भारत एक अपने आप में एक ऐसी शक्ति के रूप में है, वो एक ऐसे व्यक्ति के रूप में उसे अगर कल्पना करें कि मैं अब इतना शक्तिशाली हूँ कि मैं ये डिसाइड कर सकता हूँ मैंने दोस्ती तुम्हारे साथ रखनी है या मैंने दोस्ती तुम्हारे साथ रखनी है। मैं किसी थर्ड पर्सन के दबाव में अपनी दोस्ती और दुश्मनी डिसाइड नहीं करूँगा। जहाँ तक आप चाइना के रिलेशन की बात कर रही हैं, अगर आप इस चीज़ को देखिए तो गलवान के बाद से धीरे धीरे चाइना से हमारे संबंध बेटर होते जा रहे हैं। अगर देखिए, अब एकदम से तो कोई संबंधों में यू टर्न नहीं होता कि अगर पाकिस्तान के साथ हम चाहते हैं कि चाइना के रिलेशन ख़राब हो जाएं या वो हमारे फेवर में हो पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन को लेके, तो वो एकदम से यू टर्न नहीं होगा, वो धीरे धीरे चीज़ें होती हैं। इसमें जो सबसे ज़्यादा जिस व्यक्ति को सबसे ज़्यादा परेशानी है, मैं देश नहीं कहूँगा व्यक्ति कहूँगा, वो है डोनाल्ड ट्रंप को। ट्रंप के साथ एक जो सबसे बड़ी समस्या ये है कि जिस तरह से एक विश्व की महाशक्ति के मुखिया को जिस तरह का धीर गंभीर होना चाहिए था वो शायद उनमें नहीं आ पाया है। उसका शायद सबसे बड़ा कारण ये है कि वो एक राजनेता ना हो के एक व्यापारी हैं। वो व्यापार के दृष्टिकोण से देश को भी देखते हैं और व्यापार के दृष्टिकोण से अपने आप को भी देखते हैं। अगर जो पिछले दिनों जो एक डेवलपमेंट हो रहा है विश्व में, एकदम से जो अजीब, मतलब हम लोग जो डोनाल्ड ट्रंप की बातें जो हेडलाइन में बनती है उसको अगर बैकग्राउंड में देखा जाए तो कहीं ना कहीं बिजनेस आता है। अगर वो पाकिस्तान के फेवर में अमेरिका आज टिल्ट होता हुआ दिखता है तो अमेरिका को इस समय पाकिस्तान में मिनरल्स दिख रहे हैं, पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी का बिजनेस दिख रहा है जिसकी डील ऑलरेडी वहाँ पे हो चुकी है, तो उसके बदले में उनको उनके फेवर में दिखना है। अगर वो रशिया और जेलेंस्की के मुद्दे पे अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे उनको दिख रहा है कि वहाँ पे उनको मिनरल्स का जो है काम मिलना है, मिनरल्स हर जगह बाजार, यूक्रेन में उनको मिनरल्स का बाजार दिख रहा है। और साथ ही जो आगे चीज़ जिसको बहुत ज़्यादा अभी डिस्कशन नहीं हो रहा है कि ट्रंप की अपना खुद का जो इंटरेस्ट है वो रिकंस्ट्रक्शन बिजनेस में है। वहाँ पे जब वॉर के बाद रिकंस्ट्रक्शन का बिजनेस होगा तो उसमें जो ठेके मिलेंगे वो बहुत बड़े होंगे, तो वहाँ पे उनको इस तरह के बिजनेस इंटरेस्ट हैं। तो जो डोनाल्ड ट्रंप जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अगर हमने उनको पिछले दिनों जो चाइना के साथ देखा कि तेरे ऊपर इतनी टैरिफ लगा दिया, फिर अच्छा चलो थोड़ा छोड़ दें। जैसे आप दुकान में जाते हैं ना कि कोई 1000 रुपए का सामान बताया, आपने ठीक लगा लो, तो वो डोनाल्ड ट्रंप ठीक लगाने वाला काम कर रहे हैं सारे विश्व में। अभी आप देखिएगा जो इंडिया के ऊपर भी जिस तरह की धमकी दी जा रही है, अभी ठीक है वो ठीक लगाया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, इंडिया इस समय
अमेरिका के लिए बहुत, भले ही वो अभी चूंकि इंडिया शायद दुकान में, शोरूम में पहली बार घुसा है और पहला ही शर्ट और वो साड़ी दिखाई गई है, तो अभी दूसरे लेवल के टर्म्स पे बात हो रही है। अभी धीरे धीरे उसमें रिलैक्सेशन इसलिए भी आएगा, जो एससीओ कंट्रीज में जो अगर इकोनॉमी वाइज देखा जाए तो इंडिया अभी अमेरिका के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो डी डॉलराइजेशन का कॉन्सेप्ट है, उसमें आज इंडिया ही अकेला ऐसा है एससीओ कंट्रीज में जो डी डॉलराइजेशन के फेवर में नहीं है। अदरवाइज चाइना पूरी तरह से बैठा हुआ है डी डॉलराइज करने के लिए। तो ऐसी स्थिति में वो इंडिया को आउटराइटली इग्नोर नहीं कर सकता। ये चीज़ बहुत समझने वाली चीज़ है। दूसरी चीज़ जो मैं इस चीज़ को मैं उठाना चाहूँगा कि अगर अभी जो विश्व की जो घटनाक्रम हुआ है, उसकी वजह से अगर पुतिन इंडिया आ रहे हैं, उन्हें आना ही था। मोदी रशिया जा रहे हैं, चाइना जा रहे हैं, सॉरी, वो उनको जाना ही था। ये जो विश्व में जो स्थितियां बदली हैं, इसकी वजह से ये एकदम से ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो गई। नहीं तो ये एक सामान्य घटनाक्रम होना था कि पुतिन ने आना था और मोदी ने जाना था। ये चूंकि डोनाल्ड ट्रंप ने विश्व को एकदम टैरिफ वॉर से एकदम डिस्टेबलाइज जो कर दिया है, उसकी वजह से ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। और इंडिया के लिए इस समय एससीओ, मैं ये बात बोलना चाहूँगा कि एससीओ बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये इकलौता ऐसा फ्रंट है जहाँ पे एंटी टेररिज्म मैकेनिज्म है, बाकी कहीं भी नहीं है। ना G20 में है, ना आसियान में, कहीं नहीं है। ब्रिक्स में चर्चा होती है पर एससीओ के अलावा और कहीं नहीं। तो इस वजह से इंडिया के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिस तरह से इंडिया उसकी ऑलरेडी उसकी प्रिपरेशन कर रहा है, जिस तरह से राजनाथ सिंह जी का स्टैंड रहा है, उसको देखते हुए ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय। बिल्कुल ठीक है। और इसीलिए शायद भारत अपने प्लानिंग और स्ट्रैटेजी उस हिसाब से बना रहा है। विनोद सर, दो चीज़ें समझूंगी मैं आपसे। एक तो ये कि जो 5th जनरेशन का हथियार है वो चाइना के पास तैयार है और पाकिस्तान को सप्लाई की भी बात कहीं कहीं कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि अक्टूबर-नवंबर के आसपास शायद चाइना जो है वो 5th जनरेशन के हथियार पाकिस्तान को देने लगेगा। जैसा कि अभी पूर्णिमा मैम भी कह रही थी कि एक कठपुतली की तरह पाकिस्तान न चाहता है, शायद इसलिए आसिम मुनीर जो है वो लगातार परमाणु धमकी की बात करते हैं। वैश्विक स्तर पर क्या भारत की जो स्ट्रैटेजी प्लानिंग है, पाकिस्तान को तो वो स्टैंड अप कॉमेडियन की तरह लेता है, भाई हमें तुम्हारी बात पर कोई वो नहीं, हम तुम्हें सीरियस नहीं लेते, लेकिन क्या ये जो RIC का बिल्डअप है, इसकी आवश्यकता अब भारतीय विदेश नीति में दिखने लगी है, सामरिक संबंधों में दिखने लगी? देखो, मैं एक शेर से अपनी बात शुरू करूंगा। रामपाल जी ने नहीं कहा, पता नहीं क्यों, वैसे तो आमतौर पर रामपाल जी शेर, कविता शेर ये है कि साहिब सब पर भरोसा करो पर जरा सावधानी से, क्योंकि कभी कभी अपने दांत भी जीभ काट लेते हैं, खुद के दांत भी अपनी जीभ काट लेते हैं। तो विदेश नीति में यही नीति अपनानी चाहिए। और भारत कई बार जीभ काटने का शिकार हो चुका है। जिन पे भरोसा किया, नेहरू जी ने चीन पे भरोसा किया था, अमेरिका पे भरोसा किया था, और 62 की लड़ाई में अमेरिका, चीन से तो लड़ाई हो गई, अमेरिका हमारे साथ नहीं आया। फिर हमने अफरीन सिंदूर में देखा जिस तरह चीन आ गया उनके साथ खुलकर। लेकिन दरअसल हम भारतीय बड़े भावुक हैं और हम बहुत जल्दी भावनाओं में बह जाते हैं। अब हिंदी चीनी भाई भाई, तो हिंदी चीनी भाई भाई पूरा देश करने लगा। फिर जब चीन से लड़ाई हो गई तो पूरा देश एकदम चीन के खिलाफ हो गया, नैरेटिव बन गया। 71 की लड़ाई में चीन खुल के पाकिस्तान के साथ था, तो हम और हमारा जो है चीन विरोध मजबूत हुआ। लेकिन सबसे पहले चीन की यात्रा किसने की? 71 के बाद अटल बिहारी वाजपेयी जो विदेश मंत्री थे वो चीन गए थे, और मोरारजी देसाई की सरकार थी। और वहाँ से, हालांकि चीन ने उसमें भी बदमाशी की थी, वियतनाम पे हमला कर दिया था उसी समय, और अटल जी को अपना दौरा बीच में छोड़ के आना पड़ा था। उन्होंने एक शुरुआत की थी। तो भारत हमेशा अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे रिश्तों की पहल करता रहा है, चीन के साथ भी, पाकिस्तान के साथ भी। पाकिस्तान के साथ तो हमारे 2 प्रधानमंत्री, अटल जी बस लेके गए, मोदी जी काबुल से लौटते हुए बिना तय किए हुए प्रोग्राम में गए, और मैंने तो दोनों का स्वागत किया था कि भाई भारत एक बड़ा देश है, इस नाते उसको इस तरह के प्रयोग करने चाहिए। वो अलग बात है कि उन दोनों प्रयोगों में हमारी नुकसान, कारगिल हुआ, अभी पठानकोट हुआ। लेकिन इसके बावजूद भारत की अपनी जो नीति है अपने पड़ोसियों के साथ, कोशिश हमेशा यही रही है। RIC की जहाँ तक बात है, इसकी ज़रूरत बहुत पहले थी। एक तो हमको नैरेटिव बदलना चाहिए भारत के लोगों में, ये भावनाओं में नहीं बनना चाहिए, हमें यथार्थवादी होना चाहिए। जैसे अमेरिका को लेकर के हम लोग मतलब इतना ज़्यादा बह जाते हैं
कि अब अमेरिका में अगर तुलसी गाबार्ड का चांस नाम आता है तो हम एकदम भावुक हो जाते, लगता है भारत का ही कुछ हो गया। अगर वो कमला हैरिस आ गई तो लगता है कि पता नहीं कौन भारतीय जो है हो जाएगा, जबकि उनको कोई मतलब ही नहीं भारत से। ऋषि सुनक बन गए प्रधानमंत्री तो इस देश में ऐसी लहर आ गई कि जैसे लगता है कि पता नहीं क्या हमने जंग जीत ली, और ऋषि सुनक वो FTA नहीं कर पाए जो फिर कीर स्टारमर ने किया। ऐसे ही जब ट्रंप को लेके हवन पूजा यज्ञ जाने क्या क्या इस देश में होने लगा, वो हिंदुत्व के सबसे बड़े समर्थक। अभी मैं देख रहा था 2-3 बाबा रामदेव और आचार्य प्रमोद कृष्ण का बयान कि ट्रंप की जीत सनातन की जीत है अभी जो हुआ, इस तरह के बयान आ रहे थे। तो ये सब जो है ना, ये नैरेटिव जो है ये नहीं बनना चाहिए, हमें यथार्थवादी होना चाहिए। और भारत सरकार ने मुझे लगता है सीखा है अपने अनुभवों से, और इसीलिए जो RIC की ज़रूरत पहले से। देखा हमको ये विश्व में, अब ये सही कहा रामकृपाल जी ने, कभी ये बाइपोलर वर्ल्ड नहीं है और न यूनिपोलर हो सकता है, अब ये मल्टीपोलर है। और हर देश को अपने अपने हिसाब से रिश्ते बनाने का अधिकार है, और रिश्ते बनाए भी जा रहे हैं। चीन भारत के संबंध सुधर रहे हैं, चीन पाकिस्तान को पूरे संरक्षण देता है। हम चीन से संबंध सुधार रहे हैं, लेकिन क्या वियतनाम से बिगाड़ लेंगे? वियतनाम से हमारे रिश्ते अभी वियतनाम के वो आए थे, हाल में ही मोदी जी ने उनको स्वागत किया था। और वियतनाम और चीन का साउथ चाइना सी में जो झगड़ा है, लड़ाई है, ताइवान को चाइना हड़पना चाहता है, लेकिन हम ताइवान हमारा अच्छा मित्र है। तो ये विश्व में हम फ़लस्तीन का भी समर्थन करते हैं और इजराइल से भी हमारी दोस्ती है। ये अब रियलिस्टिक जो डिप्लोमेसी है, ये उसका दौर है। अब ये वो जो बहुत ही उस तरह की डिप्लोमेसी होती थी कि आइडियोलॉजिकली हम इधर हैं वो उधर हैं, अब उसका नहीं। अब तो ये है कि हमारे हित कहाँ हैं, राष्ट्रीय हित, उन राष्ट्रीय हितों के हिसाब से हम अपने संबंध बनाएंगे। अगर अमेरिका हमको टैरिफ से धमका रहा है, अगर अमेरिका पाकिस्तान को आगे बढ़ा रहा है, अमेरिका की एक नीति, अमेरिका एक सौदागर देश है। वो हर चीज़ में जो भी इन्होंने कहा कि ट्रंप नहीं, पूरा अमेरिका ही व्यापारी है, मार्केट खोजता है। बिल्कुल, अमेरिका का कोई भी राष्ट्रपति रहा हो, तरीका अलग अलग है, लेकिन उनकी नीति एक ही रहती है कि कैसे अमेरिका से आप डील करिए। तो डील के चक्कर में वो हमेशा उसके जो दोस्त हैं, अमेरिका एक अमरबेल की तरह उनका शोषण करता है, आर्थिक रूप से भी हर तरह से। और वो देश आप देख लीजिए, उनके पूरे लैटिन अमेरिका का हाल देख लीजिए, और अफ्रीकी देशों का हाल देख लीजिए, और पाकिस्तान का हाल देख लीजिए। और जब चीन की चूड़ी टाइट करनी होती है तो अमेरिका भारत का इस्तेमाल करता है, और जब भारत की बाह मरोड़ने का मौका आता है तो पाकिस्तान का इस्तेमाल करता है। इस बात को भारतीय नेतृत्व ने समझ लिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत बेहतर तरीके से समझा, और ये बहुत अच्छी बात है। गलवान के बाद हमारे रिश्ते में खटास आई थी, लेकिन उसके बाद जिस तरह पहल भारत ने की, और शी जिनपिंग से जाके जयशंकर जी मिले, और इधर मास्को गए, डोभाल साहब भी गए, और अब प्रधानमंत्री जी खुद जा रहे हैं SCO की बैठक में, चाइना जा रहे हैं, उसके बाद पुतिन यहाँ आ रहे हैं। तो ये एक तरह से दुनिया को संदेश भी है कि भाई हमको टेकन फॉर ग्रांटेड मत दीजिए। अगर आप हमारे विरोध में खड़े हो सकते हैं तो हम भी फिर अपना रास्ता चुन सकते हैं। और शायद अमेरिका के थ्रू समझ जाए तो हो सकता है जो टैरिफ डील हो रही है उसमें कुछ बात बने। और जैसा कि अनुराग भाई ने कहा कि जरा ठीक ठाक कीमत लगाओ, तो ठीक ठाक कीमत लगाने की मौका आए। लेकिन ये बिल्कुल मैं सहमत हूँ, ये बहुत बेहतर नीति है, और ये और बहुत पहले होनी चाहिए थी। हम देखिए अटल जी के ज़माने से आप देखिए, और उसके नरसिम्हा राव के टाइम से देखिए, अमेरिका के साथ हमारे रिश्ते जो है, थोड़ा हमारा झुकाव अमेरिका की तरफ होना शुरू हो गया था। इसीलिए मैंने कहा कि 2014 के बाद से थोड़ा ज्यादा दिखने लगा। 14 के बाद तो ज़्यादा ही हो गया था, लेकिन ऐसा नहीं है। 14 के पहले भी देखिए जॉर्ज बुश और अटल जी के संबंध कितने घनिष्ठ हो गए थे। फिर मनमोहन सिंह ने जॉर्ज बुश के साथ न्यूक्लियर डील की, 1-2-3 न्यूक्लियर डील, कितनी घनिष्ठता के साथ डील हुई। फिर ओबामा के साथ हुआ। तो हम 4% की तरफ झुकाव हमारा झुकाव तो पड़ता ही गया। मोदी जी के आने के बाद ट्रंप से और ज़्यादा पर्सनल हो गया, तो वो कंटिन्यूटी में था। लेकिन उदाहरण है सामने, अटल जी के बहुत अच्छे संबंध थे, लेकिन जब बिल क्लिंटन ने कारगिल में भारत पर दबाव डालना चाहा तो अटल जी ने साफ मना कर दिया था। तो भारत के प्रधानमंत्री खड़े भी होते रहे हैं। जरूर एक सीमा तक हम दोस्ती के आधार पर नरमी दिखाते हैं, लेकिन जब राष्ट्रीय हित की बात आती है तो भारत के प्रधानमंत्री अपना स्टैंड लेते हैं, क्योंकि ये 140 करोड़ का देश है और अपनी ताकत समझता है। जब हम कमज़ोर थे आर्थिक रूप से, सामरिक रूप से, तब हमने नैम बना करके, नैम की लीडरशिप ली थी। नेहरू, नासिर, टीटू और क्या कहते हैं वो इंडोनेशिया के थे, सुकार्नो मिल करके पूरी एक, और जैसे बिशप मकारियस, अभी मोदी जी जब साइप्रस गए थे तो बिशप मकारियस को याद किया था। तो एक पूरा ब्लॉक बनाया था ना कि हम ना सोवियत ब्लॉक किस उसका शिकार होंगे ना वेस्ट ब्लॉक का शिकार होंगे, और एक अलग स्वतंत्र इकाई के रूप में नैम डेवलप हुआ था। तो तब भी हमने किया था।
आज भी हम कर रहे हैं। तो मुझे तो लगता है कि भारत की नीति बिल्कुल ठीक है, और भारत अगर अपने चीन के साथ संबंध अच्छे होने चाहिए, लेकिन सतर्कता के साथ। सतर्कता, सावधानी सीमा से। विवाद अपनी जगह है, और ये वैसे ही है जैसे गांव देहात में क्या होता है कि खेत मेड़ का झगड़ा चल रहा है तो न्योता पानी बंद ना हो। रामपाल जी समझते हैं, हम लोग गांव के हैं, कि आपस में मेड़ खेत का झगड़ा चलता रहता है, मुकदमे भी चलते रहते हैं कचहरी में, लेकिन न्योता पानी चलता रहे कि शादी ब्याह में आना जाना, चाचा नमस्ते प्रणाम, ताकि जो है एक लिहाज बना रहे। तो वो जरूरी है पड़ोसियों के साथ, लेकिन पूरी सतर्कता के साथ अपने हितों में। तो मुझे लगता है कि ये जो RIC का जो बन रहा है ये बहुत बेहतर है। इससे पाकिस्तान पर भी दबाव पड़ेगा। जब चीन ये ब्लॉक बनेगा तो पाकिस्तान पे भी दबाव पड़ेगा। चीन की फिर भी चले मजबूरी जाए हो अमेरिका के जाएगी। साथ, हाँ। चले जाए, कितना वो कर लेंगे। तो इसलिए एक क्षेत्रीय संतुलन के लिए भी ये जरूरी है कि ये एक बेहतर पहल है। बेहतर पहल है, और भारत शायद इसी स्ट्रैटेजिक पहल के साथ है। अवधेश सर, थोड़ा सरकारों की भी बात करेंगे। जिस तरीके से विनोद सर ने भी कहा कि पिछली भी सरकारों का अगर जिक्र करें या अभी 14 के बाद से जिक्र करें, तो थोड़ा झुकाव हमारा उस 4% की बात जो रामकृपाल सर कहते हैं उनकी तरफ ज़्यादा हो गया। लेकिन अब भारत को ये पता है, और EU कंट्रीज़, वेस्टर्न कंट्रीज़ भी ये बखूबी जानती हैं कि भारत को मॉडरेट कर देना इतनी आसान नहीं है कि हम जो कहेंगे वो वही बोलेगा और जो हम सवाल करेंगे वही जवाब देगा। गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजिक प्लानिंग कैसी है, और सामरिक संबंध जो हमारे हैं वो चाइना रशिया को लेकर कैसे हैं, क्योंकि बहुत घटनाक्रम वाला ये साल रहने वाला है। पुतिन भी आ रहे हैं, जयशंकर भी जा रहे हैं, चाइना के विदेश मंत्री भी आ रहे हैं। ये सारा घटनाक्रम कैसे देख रहे हैं? देखिए, डिप्लोमेसी में झुकाव और टिल्टिंग का बहुत गहरा महत्व होता है, और जितना मैंने भारत अमेरिका संबंधों को या दुनिया से देखा है, मैं उसे झुकाव के रूप में नहीं देखता हूँ। लेकिन चूँकि विनोद जी ने भी एक शेर पढ़ा और संपादक जी का भी आदेश है कि अवधेश जी भी कुछ उत्तर देंगे, पढ़ना तो पड़ेगा। तो बस एकदम छोटा सा बल्कि जाना माना शेर है चीन के साथ या भावन कि ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो आज की डिप्लोमेसी जो है चीन और अमेरिका के साथ, ये इतना आसान नहीं है। अब देखिए, इस समय जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा चीन का है, इसके दो पहलू हैं। पहला है तो SCO शिखर सम्मेलन है, और दूसरा द्विपक्षीय वार्ता है। अब इसमें पहले ये देखना है कि क्या ये यात्रा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा टैरिफ बढ़ाए गए फिर उसको दुगना किए गए कदमों की प्रतिक्रिया स्वरूप है। तो अगर पीछे की घटनाओं को देखें तो साफ हो जाएगा, निष्कर्ष आएगा कि नहीं है। ट्रंप अगर टैरिफ नहीं भी बढ़ाते तब भी ये यात्रा सुनिश्चित थी, घोषणा होनी बाकी थी। जब अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हुआ था तभी हमारे लद्दाख में सैनिकों को हटाने और सीमा पर शांति की वार्ता और समझौता के आरंभ हो गया था, उस चुनाव से पहले ही। और 2023 अक्टूबर में ब्रिक्स सम्मेलन में जब मोदी जी गए थे और वहाँ शी जिनपिंग साहब थे, तो दोनों के बीच एक समझौता हुआ था कि हम सीमा पर शांति बनाए रखेंगे, और वहाँ से जो दौड़ चला है दोनों देशों के सैनिक हटते गए हैं। और अभी विदेश मंत्री आए थे चीन के, वांग यी, और उस बीच में, और इस समय की स्थिति है कि दोनों ने गलवान के बाद जो हुए थे अतिरिक्त सैनिक थे दोनों के वापस हो गए हैं, लगभग हम पुरानी स्थिति में हैं। अब इस समय चूंकि घटना हो गई है तो हम उससे जोड़ते हैं। अब पहले SCO सम्मेलन पर आते हैं। देखिए, SCO को भारत ने कभी भी उस रूप में न महत्व दिया है न दे सकता है। SCO में चीन और रूस का दबदबा है, और चीन ने दुनिया में मुख्य रूप से जो उसका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स है और जो उसका आर्थिक और व्यापारिक मैप है उसका आधार बनाया है। भारत ने 2023 में जो आर्थिक रोड मैप आया उसको इनकार किया है, रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव को इनकार किया है, और साथ ही साथ पिछली बार SCO में जब ईरान पर इजराइल के हमले को हमले की निंदा की गई थी तो भारत ने उसमें साथ नहीं दिया है। मोदी जी कई बार कजाकिस्तान के सम्मेलन में नहीं गए थे, लेकिन SCO में जो मास्को में बैठक हुई थी गलवान में अशांति के बाद, तो उसमें यह था कि 3 महीने बाद ही हुई थी, तो थोड़ा दोनों के बीच समझौते की एक शुरुआत आधार भूमि बनी थी, कोई रूस इसमें मध्यस्थता नहीं कर रहा था। तो SCO का हमारे लिए इतना ही महत्व है कि जो क्षेत्रीय एकता अखंडता है और देशों की संप्रभुता है उसको बनाए रखते हुए जो एक
कनेक्टिविटी है दुनिया में, और खासकर मध्य एशिया में हमारे प्रवेश के जो क्षेत्र है, संबंध है, वो कायम रहे। इसके अलावा हमारा उससे बहुत ज़्यादा, उसके नाते हमारा इसमें संबंध है। तो उसमें सम्मेलन में, चूंकि भारत में जब ब्रिक्स पिछली बार आपको पता है कि जब हुआ था, ऑनलाइन हुआ था, तो शी जिनपिंग साहब भाग ले चुके हैं 2023 में। तो इसलिए मोदी जी के जाने के पहले सारे समझौते हुए हैं, गए हैं, जिन पर साथियों ने चर्चा की। और लास्ट जो समझौता था वो हुआ था जब हमारे सुरक्षा सलाहकार वहाँ गए थे, और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के साथ वही हुआ था कि भाई अब जो है सीमा पर हर दृष्टि से शांति बनाए रखेगी। एक लंबा समझौता हो चुका है। तो अब इसमें जा रहे हैं, तो अब एससीओ में कोई बहुत बड़ी घोषणा हो जाएगी, ये हमको उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भारत का टेररिज्म का मामला है। लेकिन दोनों देशों ने, जैसे ऑपरेशन सिंदूर पर चीन ने जो स्टैंड लिया है, वो स्टैंड उसका बना रहने वाला है, हम जानते हैं वो। लेकिन हमने भी जो अभी पिछले महीने जो दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस के साथ जो हमने सैन्य अभ्यास किया है, उसकी भी चीन ने निंदा और आलोचना नहीं की, जो करता रहता है, तो उनको भी ये लगा है। लेकिन इसके अलावा समझने की जरूरत है कि दुनिया में चीन एक ऐसा देश है जिसकी अपनी एक महत्वाकांक्षा है। अमेरिका में तो फिर भी एक विरोध का वातावरण है, और डोनाल्ड ट्रंप भी, जो 21वीं सदी की एक महत्वपूर्ण सामरिक संबंध पूर्व राष्ट्रपतियों ने भारत को घोषित किया, वो पूरी तरह खत्म भी नहीं कर सकते हैं, वो एक उसकी सीमाएं हैं। लेकिन चीन का जो एक दुनिया के बारे में अपनी है, वो एक दादा की तरह का है, आर्थिक रूप से भी, सैन्य रूप से भी, राजनीतिक रूप से एक वर्चस्ववादी उसका है, और उसको हमको ध्यान रखना है। दूसरा है कि भारत के साथ चीन के संबंध इसीलिए है कि हम अपनी सीमा विवाद को कुछ समय के लिए परे हटा करके बाकी संबंध उससे रखते हैं। लेकिन भारत को यह पता है कि चीन हमारा इतिहास में पड़ोसी नहीं था, वो जबरन हमारा पड़ोसी बना हुआ है। अगर तिब्बत की मुक्ति हो जाए तो चीन हमारा पड़ोसी ही नहीं रहेगा, चाइनीज वाल कहाँ है वो। तो हमने कई चीजों को उसके लिए छोड़ा हुआ है। जो तीसरी बात है कि दुनिया में चीन एक ऐसा देश है जो जिससे हमको $100 अरब का घाटा है। इसलिए क्या अमेरिका की भरपाई कर सकता है? नहीं कर सकता। अमेरिका से हमारे करीब $43 अरब का व्यापारिक लाभ है, 127 अरब डॉलर के आसपास का है। तो दोनों की यह भरपाई नहीं हो सकती है, दोनों दो अलग अलग हैं। चीन की अपनी नीति है कि वो भारत एक सीमा से आगे नहीं उठे। लेकिन अब यह देखना होगा कि इस बैठक के बाद, जहां तक मॉस्को से संबंध है, आप बता रहे हैं कि कोई रूस, चीन और भारत का कोई ब्लॉक नहीं बन सकता है, ये संभव ही नहीं है ब्लॉक का बनना। रूस के साथ तो, रूस तो बैन लगने के बाद मोदी जी गए थे, पुतिन से मिल के आए हैं, समझौते हुए हैं। वो कोई ऐसा नहीं है पुतिन का आगमन नहीं हुआ है, तो पुतिन साहब आएंगे अपने यहाँ, वो भी अभी देखना होगा। तो नवंबर में हमारे यहाँ जो क्वाड का सम्मेलन है, तो पहले अपने क्षेत्र में डोनाल्ड ट्रंप ने क्वाड को पुनर्जीवित करने के लिए काम किया था, इंडो एसिफिक को व्यापक प्रतिबद्धता दर्शाई थी, भारत को उसमें महत्व दिया था। तो नवंबर में वो आते हैं कि नहीं आते हैं, और वो क्वाड को महत्व देते हैं कि नहीं देते हैं, ये भी क्योंकि अमेरिका से व्यापारिक संबंध के अलावे भी हमारे बहुत संबंध है, जो कि दूसरे पायदान पर जाने की स्थिति में थे, जहां टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी और रक्षा संबंध को और आगे ले जाने की बात थी, वो हमको देखना होगा। तो हम लोग चीन की यात्रा से बहुत उत्साहित नहीं है, यह अमेरिका की प्रतिक्रिया में नहीं, एक स्वाभाविक स्थिति है कि हम एक कामकाजी संबंध हमको बनाए रखना है आपके साथ। लेकिन भारत की भी अपेक्षा यह है कि जो हमारे व्यापारिक प्रतिबंध चीन में है, जो फार्मास्यूटिकल्स पे है, जो ह्यूमन पावर पर है, जो विनिर्माण को लेकर के, वो भी करें, और एक आयात के वायदों को जो चीन ज्यादा आयात करेंगे, निभाएंगे, तभी आगे बढ़ने वाला है। तो प्रधानमंत्री की यात्रा के पहले आधार बना है, वो देखना होगा। अभी दुनिया जो है ना, एक ऐसे दौर में है कि दुनिया आगे आने वाले में शेप लेगा, लेकिन चीन का अगले 100, 150, 200 साल की पूरी प्लानिंग है जो हमारे सामने स्पष्ट है। उसमें भारत की बहुत बड़ी भूमिका एक बड़ी शक्ति के रूप में नहीं हो सकती, नहीं दिखाई दे सकती। ठीक है जी, ऐड करते नहीं नहीं सर, आज सबने समय ले लिया, एक बार ही करेंगे, आपको कुछ जोड़ना हो तो आप जोड़िए। बस एक जी, जैसे अवधेश जी ने कहा कि जो मोदी जी एससीओ की बैठक में जा रहे हैं, तो उसका ट्रंप के टैरिफ से कोई लेना देना नहीं है। मैं थोड़ा इसका मेरा विचार अलग है, क्योंकि G20 में शी जिनपिंग नहीं आए थे, उन्होंने अपने प्रधानमंत्री को भेजा था। अगर सामान्य सब कुछ रहता, और ये अमेरिका से रिश्ते हमारे वैसे ही रहते जैसे ट्रंप के पहले थे, तो शायद हो सकता है मोदी जी न जाते, वो किसी जयशंकर को भेजते या राजनाथ जी को भेजते, किसी को भेजते, ये हो सकता था। लेकिन चूंकि अमेरिका के साथ अब इस तरह
खटास वाले रिश्ते हो गए, तो एक मैसेज खुद जा देने के लिए जरूरी था प्रधानमंत्री का जाना। मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा अपना मानना है, हो सकता है हाँ ठीक है। सिर्फ छोटी सी चीज़, जो रशिया से हमारा जो क्रूड और हम जो वेपन्स ले रहे हैं उसको लेकर के जो अमेरिका ने टैरिफ पेनाल्टी स्वरूप लगाया है, मुझे लगता है कि वो एक गेम चेंजर साबित हुआ है इंडिया, रशिया, चाइना के रिश्तों में, Relations को थोड़ा क्योंकि मजबूत इंडिया करना। ये कभी नहीं एक्सेप्ट करेगा कि हम किससे क्या खरीदें ना खरीदें, ये हमको ट्रम्प कोई और डिक्टेट decide करे। करे, कोई ये और decide बॉसगिरी करे। जी। इंडिया कभी जी बर्दाश्त सर, नहीं ऐड कर करेगा। दीजिए। मैं केवल एक बात कहूँगा, सारे मित्रों ने बात कही है, मैं बार बार एक बात को हमेशा कहता हूँ कि जो कुछ घटता है उसमें अंग्रेजी में उसको कहते हैं ट्रूथ इज ऑब्जेक्टिव नॉट सब्जेक्टिव। जो कुछ दुनिया में हो रहा है उसमें 80-90% जो है वो ऑब्जेक्टिव कंडीशंस हैं, न कि व्यक्ति की इच्छा। मैं एक घटना बता रहा हूँ, जब हम लोग ये बात करते हैं रसिया, इंडिया, चाइना, बात हो रही ना ब्रिक, उसमें ब्राज़ील को भी जोड़ लीजिए, ब्रिक कर दीजिए RIC की बजाय। हिंदुस्तान की जो हालत है, चाहे मोदी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे नेहरू हो, चाहे इंदिरा गांधी हो, इस देश में हमारे यहाँ जो लैंड, जो किसानों की स्थिति है, न वो ब्राज़ील में है ना अमेरिका में है। मैं जो 4% आबादी कह रहा हूँ, 4% आबादी जो पैदा कर रही है वहाँ पे, अगर 140 करोड़ का हमारा देश उसको नहीं खरीदेगा, चाइना नहीं खरीदेगा, ब्राज़ील ऑलरेडी खेती करता है बहुत, वहाँ 10% लोग ब्राज़ील में खेती करते हैं, तो हमारे देश की स्थिति बिल्कुल डिफरेंट है। कोई माई का लाल आए वो एग्रीकल्चर सेक्टर और डेयरी सेक्टर नहीं खोल सकता है, और भारत के अलावा दुनिया में ये इस तरह की स्थिति किसी देश में नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये मोदी जी चाह रहे हैं, फलाना चाह रहे हैं, नहीं, ये ऑलरेडी है। चाइना एक्सपोर्ट कंट्री है, चाइना पर ज़्यादा खतरा इसलिए पड़ेगा कि चाइना उसी 4% के लिए चाइना कमा रहा है। अगर ईमानदारी से मैं कहूँ तो एक सवर्ण है जो अमेरिका है, बाकी 2-3 OBC हैं, और निचला जो है हम लोग दलित और समाज में आते हैं। 96% आबादी 4% के लिए बना रही है। अमेरिका क्यों, आज उसकी दिक्कत क्या है? अमेरिका नहीं, एक मिनट, अमेरिका कोई प्रोडक्ट नहीं बनाता है। क्रोसिन अगर अमेरिका में बनने लगे तो उसकी कॉस्ट क्या होगी? जेनरिक मेडिसिन पर उन्होंने नहीं लगाया, क्यों? हाँ। क्योंकि इसकी उनको ज़रूरत है। आप यूँ समझ लीजिए, हिंदुस्तान आज बहुत अच्छी पोजीशन में है, क्योंकि हमारी 80% इकोनॉमी हमारी सेल्फ कंटेन इकोनॉमी है। कल अभी कहा है ना उसने कि राजनाथ सिंह ने, किसने कहा है, नहीं सॉरी, कृषि मंत्री ने, कि 80% तो हम खुद ही कमाते हैं, खुद ही खाते हैं, 20% और खा लेंगे, हमें नहीं किसी की ज़रूरत है। मतलब मीन्स आप यूँ समझ लीजिए। दूसरा मेरा ये कहना है कि ये व्यक्तियों पर नहीं है। अमेरिका जिस प्रॉब्लम में आज खड़ा है, आज वो कह रहा है एप्पल से कि यहाँ आइए, हमारे यहाँ बनाओ। अमेरिका में कोई भी चीज़ क्रोसिन से लेकर के एप्पल तक आप बनाएंगे, महंगी, उसकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगी, 50% टैरिफ देने के बावजूद एप्पल बना हुआ भारत में सस्ता है अमेरिका की तुलना में, यानी एप्पल को ज़्यादा मुनाफा होगा। तो ये ऑब्जेक्टिव कंडीशंस हैं जो पूरी धरती को सेपरेट कर रही हैं। आज ब्राज़ील जो है, जो एक्सपोर्ट कर रहा है, सवाल इस बात का है कि अमेरिका को अपने संसाधन बदलने पड़ेंगे। तमाम पैसा दे करके वो अपने किसानों को सब्सिडी दे करके गेहूं पैदा करा रहे हो, समंदर में फेंको, कौन खाएगा? अगर भारत की 140 करोड़ जनता नहीं खाएगी, चाइना नहीं खाएगा, हम नहीं लेते हैं, तो कहाँ ले जाओगे? कौन सी मार्केट में बेचोगे उसको? तो इसलिए जो उनका प्रभाव भी है, आज ट्रंप के सामने एग्जिस्टेंस का सवाल है कि कैसे करोगे, कहाँ ले जाओगे किसानों के लिए अपने, जो सब्सिडी वाली बात है। तो मैं केवल ये कह रहा था कि इसमें कोई व्यक्तिगत नहीं है कि मैं चाहूंगा तो कल समझौता हो जाएगा, वो चाहेंगे, बिल्कुल है सर। नहीं, वो 4% और 96%। एक शेर उन्होंने कहा था, वो आखिर सुना दूं वो भी। एक ट्रंप के लिए कि ताजुब क्या जो मजलूमों को जोश इंतकाम आए, ये जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री है,
कि बिजली भी तो आखिर परवरिश पाती है पानी में। ठीक, 2-3 चीज़ें सर अभी आपने सबको सुना। सिर्फ अवधेश जी कह रहे थे कि RIC का जो फॉर्मूला है, जो पिलर है, वो मुझे लगता है कि भारत के हिसाब से ठीक नहीं होगा, ऐसा उनका मानना था। बट सभी ने ये कहा कि RIC एक पैरेलल पिलर की तरह तैयार करने की कोशिश है भारत की। शायद अब ये बात ट्रंप भी बखूबी समझ चुके हैं। मैंने कहा कोई ब्लॉक बनने नहीं जा रहा है, केवल ये नहीं कहा कि ठीक है, ठीक है, मैं चाहूँगी कि आप उस पर भी थोड़ी सी नज़र डालें। और दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ थी वो ये कि ये जो रशिया से टर्म्स की बात हो रही है, ये जो चाइना से टर्म्स की बात हो रही है, क्या ये स्ट्रैटेजिक तौर पर सामरिक संबंधों को बनाए रखते हुए एक मैसेज देने की कोशिश है EU को, वेस्टर्न कंट्रीज़ को? देखिए प्रतीक्षा, विषय काफ़ी उलझा हुआ है और इसीलिए हमने इसको खबरों के खिलाड़ी के लिए चुना। और आप देख रहे हैं कि सारे विद्वान, पत्रकार, वरिष्ठ साथी जो हैं लगातार अध्ययन करते हैं, इसलिए इसमें बहुत सारे पहलू उभर कर भी सामने आए हैं। इसका मूल कारण यही है कि विश्व कूटनीति इस वक्त वहाँ पर खड़ी है जहाँ पर जो लोग इसमें जुड़े हुए हैं खुद, उनको भी पता है कि जो कदम आज वो उठा रहे हैं वो कितना शॉर्ट टर्म होगा और कितना लॉन्ग टर्म होगा, उनको खुद को नहीं पता। ये जितने भी गुटीय समीकरण पहले के बने हुए हैं वो ध्वस्त हो चुके हैं। आप कुछ भी कर लीजिए, क्वाड बनाने चले थे, वो सारे उस वक्त फेल हो जाते ना जब पाकिस्तान के साथ हम जब सिंदूर कर रहे होते हैं तो चाइना पूरा उसका सर्विलेंस उपयोग कर रहा है, उसके हथियार उपयोग में आ रहे हैं और उसी चीन से हमें फिर से अपनी वो ये दोस्ती शब्द ही इसमें गलत है, रिश्ते बढ़ाने हैं या रिश्ते बनाए रखने हैं। विनोद जी ने पढ़ ही दिया है, अवधेश जी भी पढ़ चुके, रामकृपाल जी भी पढ़ चुके। अभी दुनिया की स्थिति में दिक्कत पूरी यह है कि मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा आदमी। तो अब अगर मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है तो हमें, लेकिन फिर भी उसके दरबार में हाजिरी तो लगानी ही लगानी, और हमें पता है कि यही मेरा कातिल है और फिर भी वही फैसला कर रहा है। और सारी दुनिया का समीकरण ही वैसा हो चुका है और इस समीकरण के बीच में हर एक को अपने हितों की रक्षा करनी है। वैसे भारत भी अपने हितों की रक्षा कर रहा है और ये बात सही है कि इसमें व्यक्ति केवल राष्ट्र का प्रतिनिधित्व कर रहा होता है और जो प्रतिनिधित्व कर रहा होता है उसकी चुनौतियां बड़ी होती हैं और ये चुनौतियां पहले से कहीं बड़ी है। पहले जो विभाजन रेखाएं थी, हम यदि प्रथम और द्वितीय विश्व युद्धों को भी देखें तो काफ़ी तौर पर स्पष्ट थी। बहुत, भाई भारत के पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं था, हम ब्रिटिश उपनिवेश थे तो हम ब्रिटिश सेना की तरफ से लड़ रहे थे। बाकी सबको पता था कि उसको किस तरफ खड़े रहना है, वो मित्र देशों में शामिल होगा या, लेकिन अब स्थितियां वैसी है ही नहीं। कुछ मामलों में हमें अमेरिका के साथ रहना ही पड़ेगा, कुछ मामलों में हमें रूस का सहयोग करते हुए पुरानी दोस्ती को बरकरार रखना पड़ेगा और अगर अमेरिका हम पे टैरिफ थोपेगा तो हमको अपनी दोस्ती रूस और चीन से प्रगाढ़ होती हुई दिखानी पड़ेगी। एक है सचमुच के रिश्ते और दोस्ती और एक है दिखाना। ये वैसा ही है कि देख तू मुझे धमकाएगा तो मैं इधर चला जाऊंगा। और पाकिस्तान दोनों की गोद में खेल रहा है, अमेरिका की भी और चीन की भी। तो ऐसी परिस्थिति में भारत जो कदम उठा रहा है वो नाजुक दौर में उठाए जाने वाले वो कदम है जो कूटनीतिक दृष्टि से बड़े ही आवश्यक हैं। ये ऐसा खेल है जिसमें अगर सावधानी से नहीं खेला गया तो हमारा लंबे समय का नुकसान भी हो सकता है। अमेरिका में रहने वाले लोगों से और जो उसकी रणनीति को करीब से देखते हैं उनसे भी बात करो तो ये समझ में आता है कि जिस तरह के कदम अमेरिका खुद अभी उठा रहा है उससे कुछ मामलों में, जैसे रिसर्च बंद करा दी, रिसर्च पर पैसा, मैंने अपने पिछले ही एपिसोड में भी कहा था कि पहले वो एक ऐसे व्यापारी थे जो राष्ट्रपति बन गए थे, लेकिन तब उनको समझ में आ गया कि अरे अगर राष्ट्रपति बन जाओ तो इसकी पावर होती क्या है और मैं इस पावर का उपयोग कहाँ कहाँ कर सकता हूँ। मैं पाकिस्तान में अपनी क्रिप्टो की इकोनॉमी भी खड़ी कर सकता हूँ, अपने ट्रम्प टावर्स जितने ऊंचे उससे कई गुना बढ़ा सकता हूँ। जो मित्र उन पर करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर रहा है चुनाव में, उसको मित्र नहीं मान रहे हैं, तो उनके लिए अब सिर्फ पैसा ही मित्र है, स्वार्थ ही मित्र है। ऐसे जिद्दी व्यापारी से, अब वो जिद्दी व्यापारी में तब्दील हो चुके हैं एक राष्ट्रपति की बजाय, ऐसे जिद्दी व्यापारी से केवल भारत को नहीं पूरी दुनिया को ही अलग तरीके से निपटना है। उनको लग रहा है कि जिस तरह का खेल वो खेल रहे हैं, अरे देखो मैंने बटन दबाया, 50% का टैरिफ लगाया तो ऐसा, अरे मैंने बटन दबाया, तो ऐसा लग रहा है ना जो बंदर के हाथ में उस तरह वाली बात है, वो उस तरह लेके घूमे जा रहा है, किसकी गर्दन पर कब रख देगा कोई भरोसा ही नहीं है और कब हटा देगा। तो ये जो उस तरह है ये दुनिया पर बहुत गंभीरता के साथ गले पर रखा हुआ है और भारत इसमें जो भी कदम उठा रहा है वो सच भले ही ना हो लेकिन दिखावा करने के लिए जरूरी है। अगर आप हमारे से दुश्मनी मोल लोगे तो जिन लोगों से आपकी दुश्मनी उनसे हम दोस्ती मोल लेंगे और फिर वो आपको शायद लंबे समय में महंगी पड़ेगी। और साथ ही साथ ना हम फिलीपींस का साथ छोड़ेंगे, ना ताइवान को लेकर रणनीति बदलेंगे, ना ग्लोबल साउथ की हमारी जो नीति है उसमें हम परिवर्तन लाएंगे। भारत अपने हितों की रक्षा करने के लिए जो भी आवश्यक है वो जरूर कर रहा है, लेकिन इन समीकरणों को गहराई से समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और भारत को सावधानी से कदम रखना पड़ेगा। जब तक ट्रंप का शासन है अमेरिका में तब तक खुद अमेरिका के लोग डरे हुए हैं
और अमेरिका की वो सारी गलतियां जो पिछले लगभग 3 से 4 दशकों में हुई है, अब वो अकेले ट्रंप उसको सुधार भी नहीं सकते। वो मागा मागा करते जरूर रहेंगे, लेकिन अमेरिका से जब प्रोडक्शन चाइना में शिफ्ट हो रहा था, अमेरिका के जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुद उस तरीके से काम नहीं करना चाहते, केवल सुपरवाइजरी और मैनेजर। आप कहते हैं कि वहां पर भारत के वैज्ञानिक हैं, चीन के वैज्ञानिक हैं, कोरिया के वैज्ञानिक छाए हुए हैं, यूरोप के लोग छाए हुए हैं। क्यों छाए हुए हैं? कल्चरल इशू है ना वहां पर, वो नहीं करना चाहते। वो 5 डे वीक में भी 5वें दिन आधे दिन में गायब हो जाते हैं। आप उनको वीकेंड पर फोन नहीं कर सकते। भारतीय से आप इतवार को इस सुख में वो इतना ज्यादा जी चुके हैं कि अब वो सुख उनको भारी पड़ रहा है। उनको झाड़ू लगाने वाले भी के लिए भी दूसरे देश के लोग चाहिए, और ट्रंप कह रहे हैं कि दूसरे देश के लोगों को नहीं रखूंगा, तुम्हारे को झाड़ू लगाने वाले नहीं मिलेंगे तुम्हारे यहाँ की सड़क पर। तो ये अमेरिका की समस्याएं हैं जिसको दुनिया पर थोप कर सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी सत्ता भी बचा रहे हैं। और उनको ये भी मालूम है सत्ता बचे न बचे, मेरा पैसा और मेरा व्यापार बचा भी रहे और बढ़ा भी रहे, ताकि मैं सत्ता से बाहर रहकर भी उस पैसे की ताकत से जो चाहूं वो बदल सकूं। ऐसे में हमको सावधान रहने की जरूरत है। सावधान। जैसा कि कार्यक्रम की शुरुआत में मैं कह देती हूँ कि जो भी घटनाक्रम हो रहे हैं उसके पर्दे के पीछे की हर एक खबर हम आप तक पहुँचाते हैं। आज की चर्चा उस बात को सार्थक करती हुई दिखाई पड़ रही है। जिस तरीके का वैश्विक घटनाक्रम इस वक्त चल रहा है, निश्चित तौर पर कि भारत उसमें केंद्र में तो है, लेकिन बहुत शार्प माइंडसेट के साथ, बहुत एक तरीके से कह लीजिए कि सधी हुई विश्व नीति के साथ वो काम कर रहा है। फिर चाहे RIC को बिल्डअप करना हो, फिर चाहे ट्रंप को जवाब देना हो, फिर चाहे रशिया से संबंध ठीक करने हो, या चाइना से सावधानी पूर्वक संबंध बढ़ाने हो, सारी स्ट्रैटेजी भारत की, सारी रणनीति भारत की सामरिक संबंधों को लेकर बहुत सधी हुई दिखाई पड़ती है। बहुत शुक्रिया आप सबका कार्यक्रम देखने के लिए। तमाम मेहमानों का भी बहुत शुक्रिया।